वेलकम टू बियॉन्ड द जी। बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 ग्रुप ए का मुकाबला जहां कनाडा वर्सेस पाकिस्तान डैलस में खेला गया। वहीं यूएसए ने पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया और वहीं पाकिस्तान अपने 20 ओवर में 7 विकेट खो के 164 रन ही बना पाई। और वहीं यूएसए इस टारगेट का पीछा करते हुए अपने 20 ओवर में 159 रन ही बना पाई, 3 विकेट के नुकसान पे। तो यही ये मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा और जहां यूएसए ने बड़े आसानी से पाकिस्तान को बीट कर दिया। सो इस मैच के मुतालिक हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अर्जित जी के साथ में। सो अर्जित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। और बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे याद है आपने मैच से पहले कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि क्या बबरो बबरो। ब, बबरो को कोई ना कोई एक टीम जरूर मात देगी इस वर्ल्ड कप में। और आपका कहा पहले ही मैच में सच हो गया और बबरो को यूएसए ने जो है सुपर ओवर में ही सही लेकिन जरूर हरा दिया। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में लगा कि यूएसए आराम से जीत जाएगा, फिर कहीं ना कहीं लगा यूएसए आराम से हार जाएगा, फिर बाद में लगा, जब जैसे ही सुपर ओवर स्टार्ट हुआ तो लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चांस है कि ये मैच आराम से जीत जाएगा। बट फिर पाकिस्तान ने खुद ये मैच हारने की कोशिश करी। वहीं उस सुपर ओवर में आई थिंक 3 या 4 उन्होंने वाइड दी, एक्स्ट्रा 3 रन वाइड दी दिए। और उनके साथ 2 वाइड्स के साथ एक एक रन और 1 वाइड के साथ 2 रन, तो कुल मिला के 7 रन बिना बॉल डाले। जी, तो वहीं पाकिस्तान ने सोचा कि ठीक है, उनका एक रिकॉर्ड भी रहा है, एक कह सकते हैं कि उनकी एक चलन भी है कि हर एक वर्ल्ड कप में सरप्राइज जरूर करते हैं। जैसे कि पिछले बार जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो वहां पर जिम्बाब्वे से हार गए और वहीं कहा भी जाता है कि हमारे जो बाबर हैं वो जिम्बाबर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिकॉर्ड चलता आ रहा है। तो आपको, पहले मैं जानना चाहूंगा आपको मैच कैसा लगा। और मैच एकदम फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स था, प्योरली एंटरटेनिंग मैच था। और देखिए मैच देख के बहुत मजा भी आया जिस तरीके से मैच हुआ। और देखिए यूएसए ने सिर्फ एक बार नहीं, पाकिस्तान को 2 बार कल हराया, पहले 20 ओवर के मैच में और फिर एक एक ओवर के मैच में। तो बहुत बहुत मुबारकबाद यूएसए को। और पाकिस्तान के लिए वाकई में एक बहुत ही सैडेस्ट डे था ये, जब वो एक ही दिन में 2 बार, वो भी एसोसिएट मेंबर टीम से हार गए जो कि रेगुलर भी नहीं है अभी। जी बिल्कुल, अगर हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बड़ी सेटल टीम लग रही है इस T20 वर्ल्ड कप में और इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बट अगर हम यहीं इस मैच पे आते हैं, कह सकते हैं कि यूएसए ने बड़े आसानी से मैच हरा देता। मतलब कि यूएसए के जितने भी खिलाड़ी सब मांगे ताके के खिलाड़ी हैं। एक दो पाकिस्तान से पकड़े हुए हैं, एक दो इंडिया से बिल्कुल। पकड़े हुए हैं, एक दो न्यूजीलैंड से, एक दो वेस्ट इंडीज से। तो सबने मिलके पाकिस्तान को हरा दिया, जहां हम मान रहे थे कि एक पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में। देखिए पाकिस्तान की पेस अटैक बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग नज़र आता है। और देखिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे जो तगड़ा पेस अटैक है वो पाकिस्तान के पास ही है। लेकिन देखिए उस पेस अटैक के अलावा बाकी कोई भी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है पूरी टीम में। ना तो आपकी बल्लेबाजी काम कर रही है, आपकी फील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, आपका स्पिनर विकेट नहीं लेके दे रहा है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ पेस गेंदबाजी आपको तो वर्ल्ड कप नहीं जिता सकती। सिर्फ पेस गेंदबाजी आपको कुछ मैचेस जरूर जिता सकती है, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपकी ओवरऑल टीम को काम करना बहुत बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बॉलिंग की भी बात करें तो मेरे को बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं लगता है कि कल इतने कारगर साबित नहीं हो पाए। खाली 3 ही विकेट पाकिस्तान ले पाया कल। देखिए बिल्कुल बहुत ही कैजुअल अप्रोच नजर आई जब आप फास्ट बॉलिंग, आप अगर उनके पेसर्स की बात करें तो जैसे ही वो गेंदबाजी करने आए तो शुरू के 3 ओवर में 3 फुल टॉसेस दे दी, जिसको पे बाउंड्री भी ले ली सामने वाली टीम ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज भी उतनी मतलब नहीं समझ में आ रही थी, पॉजिटिव नहीं नजर आ रही थी, तालमेल की कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कमी नजर आ रही थी। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान एज अ टीम खेल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होकर आए हैं कि भाई एसोसिएट टीम है, इनको तो हम हरा ही देंगे। तो उस मेरे को लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं करके आए थे यहाँ पर इस मैच में। जी, अगर उनकी वहीं बैटिंग की हम बात करें, पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट करी और अपने दूसरे ओवर में ही अपने रजवान को उन्होंने खो दिया। अगर आप वहीं बाबर आजम की भी बैटिंग की बात करते हैं तो उनकी अप्रोच भी बड़ी ही समझ नहीं आई कि वो T20 खेल रहे थे या टेस्ट खेल रहे थे। आई थिंक उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट भी 102 का रहा। तो कहीं ना और कहीं आपको जब आप लगता है कि हार का एक देखिए, सबब ये भी हो सकता है। आप बात करते हैं जब क्या नाम है रिजवान की, तो शाहिन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया था कि वो T20 के ब्रेडमैन है।
तो हम्म, बिल्कुल, हालाँकि वो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर शुरुआत में गेंद थोड़ा हल हिल रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ़ रिज़वान ही ऐसे थे जो शायद गेंद की मूवमेंट की वज़ह से आउट हुए। बाकी की अगर आप बात करते हैं तो जो तीसरे नंबर पे बल्लेबाज़ी करने आए थे उस्मान खान, वो भी शॉट लगाकर आउट हुए। अब उनको दिख रहा था कि मिड ऑफ पे खिलाड़ी खड़ा हुआ है, फिर भी वो मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारने, ये पावर प्ले के अंदर, जबकि सबको पता है कि 2 ही खिलाड़ी बाहर होते हैं, फिर भी आप एक को उनमें से एक के ऊपर से छक्का मारने जाओ जहाँ पे ग्राउंड बड़े हैं। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं उनका जो लीग क्रिकेट का फ्लेवर है वो गया नहीं होगा, क्योंकि लीग क्रिकेट में छोटी बाउंड्रीज़ होती हैं, आप फील्डर है उसके ऊपर से आराम से छक्के लगा देते हो, लेकिन अगर ग्राउंड ठीक-ठाक बड़ा हो तो आपको फिर हमेशा सफलता नहीं मिलती। उसके बाद आप फ़खर ज़मान को देख लें, वो भी अपनी गलती से आउट होके गए हैं, वो भी शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, पिच की वजह से या फिर कोई गेंद बहुत मूवमेंट कर रही थी उस वजह से ये हारे हैं। जहाँ तक आप बल्लेबाजी की बात करते हो, तो अगर आपने बाबर आज़म की जैसे बात करी कि उनको फॉर्मेट की शायद उतनी समझ नहीं लग रही थी कि भाई मैं टेस्ट मैच खेलूँ या क्या क्या खेलूँ। एक शुरुआत की 22 गेंदों में मेरे ख्याल से सिर्फ 7 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे थे। देखिए 33 के स्ट्राइक रेट से अगर आप शुरुआत की 22 गेंदें खेलते हैं, यानी मोटे-मोटे आपने 4 ओवर खेले और सिर्फ 7 रन बनाए हैं, तो आपके जो इर्द-गिर्द खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उन पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है और वही प्रेशर आपको दिख भी रहा था कि उस्मान भी मारने के चक्कर में आउट हुए, फिर फ़खर ज़मान भी फाइन लेग के ऊपर से शॉर्ट फाइन के ऊपर से मारना चाहते थे, उस चक्कर में आउट हुए। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खराब बैटिंग का एक नमूना अ, इनकी वजह से हुआ, कप्तान बाबर आज़म की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करी। पिच में उतनी भी जान नहीं थी जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी करी। जी बिल्कुल, अगर हम यही बात करें हमारे और हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आपने बात करी कि उनका स्ट्राइक रेट 106 या जो भी आप बता रहे थे, रन बॉल से थोड़ा-सा ही ऊपर है, मेरे ख्याल 1 या 2 रन उन्होंने फालतू हैं, लेकिन वो भी तब हुए हैं जब उन्होंने 40-42 गेंदें खेल ली हैं। देखिए अगर आप मतलब वर्ल्ड के जाने-माने सबसे टी20 में ज़्यादा रन उन्होंने कल बना लिए हैं, उनको मुबारकबाद हो इस बात की। लेकिन अगर आप इस कोटि के खिलाड़ी हैं और आप टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और आपको 40 गेंदें लग रही हैं आपका रन बॉल बनाने के लिए, तो कहीं न कहीं वो सवालिया निशान ज़रूर खड़े करता है कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं या अपने लिए खेल रहे हैं। ज़रूर उनकी 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन फिर भी 22 गेंदों में 7 रन बनाना कहीं से सेंस नहीं बनाता एक टी20 मैच में। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस मैच में जो पाकिस्तान को थोड़ा जो रेस्क्यू किया, वो शाहिन अफरीदी ने नीचे से आगे किया, जहाँ 16 बॉलों में 23 रन बनाए और कह सकते हो अगर शाहिन अफरीदी के बल्ले से रन ना निकलते तो मे बी कह सकते हैं यूएसए 1-2 ओवर पहले ही इस मैच को जीत जाता। और देखिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ पर शादाब खान की भी। मैं बिल्कुल उनको अभी करंट फ़ॉर्म के हिसाब से उनको पाकिस्तानी टीम में नहीं समझता हूँ कि उनकी जगह होनी चाहिए, लेकिन कल उन्होंने भी अच्छे हाथ दिखाए और कल अच्छी बल्लेबाज़ी करते हुए और 25 गेंदों में 40 रन बनाए। काफ़ी धुआँधार बल्लेबाज़ी वो कर रहे थे। एक समय था जब पाकिस्तान ने 12 ओवर में 93 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, फिर वही विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। तो जैसा आपने कहा, शादाब खान और एक ये शाहीन शाह अफरीदी, अगर इन दोनों, और देखिए शाहीन शाह अफरीदी का मेन क्योंकि वो बिल्कुल आठ आपके 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, 8वें नंबर पे आके अगर कोई खिलाड़ी आपको 15-16 गेंदों में 20-25 रन बना के दे रहा है, तो जरूर उसी ने आपको 159 रन पे पहुंचा है। अदरवाइज तो आप 150 के नीचे ही, 150 के अंदर अंदर ही आउट होने वाले थे। जी बिल्कुल, अगर हम यही बात करें उनके विकेट कीपर बैट्समैन आजम खां की, वो उन्हें एक एज़ अ अटैकिंग बल्लेबाज ऐसी एक लोअर ऑर्डर का कह सकते हैं कि उन्हें एक हल्क बना के इस टीम में लेके आए थे, जो कि पीएसएल में उन्होंने बहुत छक्के लगाए और उन्हें जब से मौका मिला है मेरे को लगता है कि वो अपना खाता भी 1 या 2 बार ही खोल पाए हैं। देखिए मैं भी काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि भाई ठीक है, ये आज़म खां है कि भाई बहुत बड़े स्ट्राइकर हैं, क्योंकि आप तो उनकी फ़िटनेस देख ही रहे हैं। मैं यही रिसर्च कर रहा था कि उनकी जगह क्यों बन रही है टीम में या क्यों उनको खिलाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं 2-3 चीज़ें मेरे सामने निकल के आई। एक तो ये कि उनका कहीं न कहीं कैरेबियन प्रीमियर लीग में कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो जिसकी वजह से उनको टीम में लिया गया था। और दूसरा, इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं कि पर्ची खिलाड़ी हैं या फिर मतलब सोर्स लग के आए हैं, तो कहीं न कहीं ये 2-3 चीज़ें जो मैं मेरे को अपनी रिसर्च से सामने आई। तो देखिए उनके ऊपर मैं देखिए किसी के फ़िटनेस पे वैसे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप एक एथलीट हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं,
तो अगर आप उनको अपनी प्लेइंग 11 में चुनते हैं, तो आप पहली तो बात, अगर उनकी बल्लेबाजी तो कोई भी काम कर ही नहीं रही है। हमने अभी तक जितने भी मैचेस देखे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस, ना वो पेसर की गेंद खेल पा रहे हैं, ना वो स्पिनर को खेल पा रहे हैं। कल भी पहली बॉल पे प्लम वेल भी डब्ल्यू आउट हो गए थे। इससे पहले इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा था वो मार्क वुड को कैसी बल्लेबाजी कर रहे थे शॉर्ट पिच गेंदों पे। तो देखिए उनकी बात। और अगर आप फील्डिंग पे आते हैं, तो फील्डिंग पे भी फिर आप 10.5 फील्डर्स के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस के साथ वो, आप उनसे ये नहीं एज्यूम कर सकते कि वो आपको बाउंड्री राइड कर देंगे, कि बहुत लंबी रनिंग लगा के आपके चौके रोक देंगे, या फिर अगर वो क्लोज भी खड़े हैं तो बहुत डाइव लगा के बहुत शार्प उनके रिफ्लेक्सेस होंगे और बहुत सारे कैचेस पकड़ लेंगे। जी आप उनको विकेट कीपर की तरह छुपा देते हैं कि भाई विकेट कीपिंग करा लेंगे इनसे, फिर वो वहां जी, पे भी कल तो कैच उनसे छोड़ते हैं हमने। आई थिंक कल तो उनसे विकेट कीपिंग भी नहीं कराई थी ना। कल कल तो विकेट कीपिंग भी नहीं कराई। देखिए कल फिर तो आप वही है रिजवान ना, भी। उनको विकेट कीपर की जगह छुपा देते हैं। हमने इंग्लैंड सीरीज में देखा, सिंपल सी कैचे ड्रॉप कर देते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आप एक खिलाड़ी पूरा नहीं लेके खेल रहे हैं अगर आप उनके साथ जाते हैं। और आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अगर उनको खेलना है तो मेरे ख्याल से फिटनेस पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। देखिए उनकी फील्डिंग छुपाने के लिए कल मैं देख रहा था पाकिस्तान ने काम किया था कि उनको शुरुआत में फील्डिंग में नहीं भेजा गया था। मतलब वो कम से कम टीवी में नजर नहीं आ रहे थे, जहाँ तक मतलब मैं पूरा मैच मैंने कवर किया। तो मुझे जो दिख रहे थे सैम अयूब जो है वो फील्डिंग करते दिखे, तो मेरे ख्याल वो इन्हीं की जगह पे फील्डिंग कर रहे थे। और शायद पाकिस्तान चाह रहा था कि कहीं ना कहीं शुरुआत में पूरे 11 फील्डर्स रहें, ताकि बाद में अगर शुरुआत में थोड़ा प्रेशर बना के विकेट ले लें तो बाद में कहीं ना कहीं वो अपने जो एक आधे पौने फील्डर हैं उनको ला के फील्डिंग करा सकें। अगर मैं यही बात करूं पाकिस्तान के स्पिन अटैक की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। आपने कल भी देखा कि उन्हें 3 ओवर में आई थिंक 27 रन पड़े शादाब खान को। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में पाकिस्तान ने एक अच्छे स्पिनर, एक अच्छे स्पिन को मिस कर रहा है, विकेट टेकर को किसी ना किसी को। बिल्कुल, एक स्पिनर आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप करंट पाकिस्तानी टीम को देखते हैं, या इससे पिछले 50 और 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था आप उसमें भी देखते हैं, तो उसमें भी जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही थी वो स्पिनर नज़र आ रही थी। हिस्टोरिकली पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे-अच्छे स्पिनर्स रहे हैं, लेकिन अभी करंट में पाकिस्तान के पास कोई अच्छा स्पिनर नज़र नहीं आता। हालाँकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि करंट फॉर्म में मैं शादाब खान की टीम में जगह नहीं देखता हूँ। मैं उनके ऊपर प्रीफर करूंगा कि इमाद वसीम खेले। हालांकि इस मैच के लिए तो सुनने में आया था कि उनको साइड स्टेन है और वो फुल्ली फिट नहीं है और अवेलेबल नहीं है मैच के लिए। लेकिन अगर वो अवेलेबल होते हैं तो मैं ज़रूर चाहूंगा कि वो शादाब खान की जगह खेलें बट कम से कम। उनके पास एक अच्छा ऑप्शन अबरार भी हो सकते हैं, जो कि देखिए एक मैंने अभी मिस्ट्री तक अबरार स्पिनर को है। खेलते हुए नहीं देखा है, मुझे नहीं पता वो बैटिंग भी करते हैं या सिर्फ बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक सिर्फ बॉलिंग बॉलर है, ऑलराउंडर, बॉलर। प्योर बॉलर है। हम्म। देखिए लेकिन उस केस में अगर आप पाकिस्तान को फिर एक स्पिन बॉलर के साथ जाना है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी एक पेस बैटरी में से एक पेसर कम करना पड़ेगा। और उनके जो चारों पेसर्स हैं वो बहुत ही क्वालिटी पेसर्स हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता उनका स्पिनर कितनी क्वालिटी का है क्या है। तो मैं अपनी जो वो है मैं इसी पे सीमित रखता हूँ कि अगर उनको ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर के साथ भी खेलना है तो इमाद वसीम की जगह बनती है शादाब खान की जगह। हम यही बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कल पाकिस्तान बहुत बुरा खेला। जी, बिल्कुल, जैसे अभी हमने उनकी बल्लेबाजी को कवर किया, मैं कहीं न कहीं उनकी गेंदबाजी को भी कवर करना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप मैं आज बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रहा था पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे, अ, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके व्यूज़ भी मैं देख रहा था कि भई वो लोग क्या कह रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग, मतलब मैं उनके व्यूज़ से एग्री नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर से आपको सुपर ओवर नहीं कराना चाहिए था, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो देखिए मेरे ख्याल से ज़रूर कुछ टैक्टिकल गलतियाँ हुई हैं बाबर आज़म से। जैसे कि नंबर 1 मैं समझता हूँ कि अ, उन्होंने जब नया गेंद था और दूसरा ओवर था, तो कहीं न कहीं नसीम शाह गेंदबाजी करने आ गए थे और उन्होंने अपनी कैप भी उतार दी थी, लेकिन उन्होंने एट द एंड मोमेंट आमिर को बुलाया। और मतलब ये तो हम टीवी पे भी देख पा रहे थे कि आमिर को बुला के उन्होंने दूसरा ओवर कराया। मैं समझता हूँ कि जब आप नई गेंद से गेंदबाजी करने आप शुरू कर रहे हैं, तो और सामने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन है, और आपके पास दोनों तरह के बॉलर हैं, एक जो इन स्विंग कराते हैं और एक जो आउट स्विंग कराते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपके
शहीन शाह अफरीदी गेंद को अंदर लेके आते हैं राइट हैंड बैट्समैन के लिए, तो वहीं नसीम शाह गेंद को बाहर लेके जाते हैं। मोहम्मद आमिर भी गेंद को अंदर लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहला ओवर अगर शहीन शाह अफरीदी से करा रहे थे तो शायद वो नसीम शाह को दूसरा ओवर कराना चाहिए था, क्योंकि वो गेंद बाहर लेके जाते हैं सीधे हाथ के बल्लेबाज से। तो वो जैसे बैटिंग की पार्टनरशिप होती है वैसे ही बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। और एक अच्छा ऑप्शन होता अगर नसीम शाह ओपन करते ही गेंदबाजी को शाहीन शाह अफरीदी के साथ। तो सबसे बड़ा टेक्टिकल एरर जो था मैं वो यही समझता हूँ। दूसरा जो उनकी बल्लेबाजी हम अभी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि बाबर जो है एंकर का रोल प्ले करेंगे और गेम को डीप लेके जाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाबर आजम गेम को डोमिनेट नहीं करते हैं। अगर वो बात तक खींच के लेकर भी जाते हैं तो कहीं वो गेम को डोमिनेट वहां भी नहीं करते हैं। तो उनको चाहिए था कि कम से कम 150 से ना चाहिए 130 140 के स्ट्राइक रेट से, या शुरुआत में रन बॉल खेलते। तो कहीं ना कहीं वो भी एक टेक्टिकल मिस्टेक है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं शुरुआत में आउट ही ना हूँ, बाकी सारे आके हिटे लगाते चले जाएं। और देखिए जब आप नए कंट्री में जाते हैं आपको पिचेस की उतनी जानकारी नहीं होती, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए शॉट मेकिंग उतना ईजी नहीं होता। आपने देखा कि उस्मान खान भी आके शॉट लगाने के दूसरी तीसरी गेंद के चक्कर में आउट हो गए। फकर जमान ने पहली गेंद पे छक्का जरूर लगाया आते, लेकिन वो भी ज्यादा दो तीन चार गेंदों के अंदर अंदर वो भी आउट हो गए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा टेक्टिकल मिस्टेक है। उनके स्टैंड आउट बॉलर रहे नेत्रवालकर, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, और वहीं उन्होंने सुपर ओवर भी किया जहां उन्होंने यूएसए को जीत दिलाई। तो आप यूएस की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उनके कैप्टन ने जितने ठंडे दिमाग से मैच की प्लानिंग की, बहुत ही ठंडे दिमाग से, कहीं से भी प्रेशर में नहीं नजर आ रहे थे वो। उन्होंने अपने हिसाब से बॉलर्स को चेंज किया, बहुत अच्छी कप्तानी करी, बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ। बस मुझे एक मोमेंट याद है जब वो एक उनके पेसर जो इंडिया के वो फास्ट बॉलर हैं, मेरे ख्याल सुजीत या तो कुछ उनका नाम था, जब उनके ओवर में जिस मेरे ख्याल 18-20 रन उनके निकाल लिए थे। तो मेरे ख्याल से तब सिर्फ उन्होंने जाके उनको थोड़ा बोला था कि भाई कहाँ बॉल करा रहा है। और देखिए अगली गेंद तो उन्होंने बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू कर दिया था। तो बस मैंने सिर्फ एक वो मोमेंट देखा जबकि वो मुझे थोड़ा कूल डाउन नहीं लगे। अदरवाइज वो कैप्टन कूल की तरह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह बहुत ही ठंडे दिमाग से उन्होंने कप्तानी करी, अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे से रोटेट करा। और देखिए उनके जो तेज गेंदबाज थे, नेत्र वारकर हों और चाहे अली खान हो, मैं दोनों से बहुत इंप्रेस हुआ। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सुपर ओवर है वो कहीं ना कहीं अली खान डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल उन्होंने 20वां ओवर डाला और बहुत अच्छे यॉर्कर्स उनके लैंड कर रहे थे। बस एक ही गेंद उनका अच्छा नहीं गिरा था जिसपे शाहीन शाह अफरीदी ने छक्का लगा दिया था। अदरवाइज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मैंने सुना है काफी एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज भी हैं वो यूएस के लिए, जी आप जी मुझे बता रहे थे। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहीं अली खान की, अली खान एक बिल्कुल एक यूएस के लिए एक बड़े ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और आईपीएल में भी उन्हें केकेआर के साथ रहने का मौका मिला। भले उन्हें प्लेइंग 11 में चांस ना मिला हो, बट कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने आईपीएल को भी अट्रैक्ट किया था। तो एक कह सकते हो एक अच्छे बॉलर, एक स्टैंड आउट बॉलर यूएसए के लिए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कल कर रहे थे वो। तो और देखिए नेत्रवर्कर ने जिस तरीके से सुपर ओवर में ठंडे, देखिए मैं उनकी भी बहुत तारीफ करूंगा। और सेम चीज पे बहुत ही ठंडे दिमाग से उन्होंने गेंदबाजी करी। कहीं से भी उनकी गेंद वाइड भी गई थी, दो तीन गेंदें, लेकिन वो कहीं से भी ऐसे नहीं लगे कि भाई इन्होंने ही हैज लॉस्ट हिज कूल या फिर वो बहुत प्रेशर में है। बहुत कामली उन्होंने बॉलिंग डाली। उनको पता था कि उनको क्या गेंद डालनी है, कौन से बल्लेबाज को कहाँ खिलाना है, और उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करी। और बहुत अच्छी गेंदबाजी, दो तीन, कम से कम दो तीन गेंदबाजों से तो बहुत अच्छी गेंदबाजी। और जो उनके एक बॉलर हैं जो कि ओपन बॉलिंग भी करने आए थे, स्पिनर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, मेरे ख्याल से उन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी करी। जी बिल्कुल, अगर बात करें यूएस की बॉलिंग की, तो लगता था कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान पे एक अच्छा होमवर्क करके इस मैच में आए थे। जी बिल्कुल, हर खिलाड़ी पे उनका एक स्पेसिफिक प्लान था कि भाई यहाँ इसकी कमजोरी है, या फिर या रिसेंट पास्ट में यहाँ। तो अगर हम बात करते हैं रिजवान खान के आउट होने की, तो देखिए कहीं ना कहीं हम पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, मुझे याद है एक मैं एनालिसिस देख रहा था, तो उसमें भी जो उनकी कमजोरी दिखाई थी कि वो यहाँ की गेंद को थोड़ा सा आड़े बैट से खेलते हैं। तो वही देखिए बिल्कुल कल भी वो उसी तरीके से आउट हुए। तो उससे समझ में आ रहा था कि प्रॉपर होमवर्क करके यूएसए की टीम आई है, और वही होमवर्क पाकिस्तान की टीम ने नहीं किया है।
जी बिल्कुल, अगर हम यही बात करें यूएसए की बैटिंग की, उनके कप्तान मोनाल पटेल की, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी और 50 रन बनाए, और कह सकते हो कि एक यूएस की एक जीत में एक उनका कह सकते हो कि अहम योगदान रहा। बिल्कुल देखिए वो और जो उनके तीसरे नंबर पे बल्लेबाज आए थे एंड्रिस गॉस करके जो उनके बल्लेबाज आए थे, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी करी। और जब वो दोनों खेल रहे थे 48 गेंदों में 68 रन की उन्होंने पार्टनरशिप करी, और मुझे लग रहा था कि ये 2-3 ओवर शेष रहते ही मैच को निकाल देंगे। वो थोड़ा हरीश राउत ने बहुत अच्छी गेंद डालकर उनको क्लीन बोल्ड आउट किया, लेकिन बहुत अच्छे दिखे वो। देखिए शॉर्ट पिच गेंद हो चाहे और पिच गेंद हो, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। दिख रहा था कि भाई प्रॉपर प्लान के साथ हैं, दोनों ये मैच खत्म करके जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए फिर कहीं ना कहीं दोनों जब ये खिलाड़ी आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मौका मिल गया मैच में वापस आने का। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि कभी पाकिस्तान मैच जीत रहा था, कभी हार रहा था, फिर जीत रहा था, फिर हार रहा था, तो बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला ये मुकाबला रहा। जी बिल्कुल, अगर हम हमें क्रेडिट देना होगा एरन जोन्स को भी, जो बिल्कुल एंड तक रहे, और कह सकते हैं जीत में बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। इवन की लास्ट मैच में भी उन्होंने कनाडा के खिलाफ 90 रन बनाए, और कह सकते हैं यूएसए को एक तरफा ये मैच भी 10 जिताया था छक्के कनाडा के उन्होंने खिलाफ। पिछले मैच में लगाए थे। और देखिए जी कल बिल्कुल। भी एक जब मैच फंस गया था, तो उन्होंने हारिस रऊफ को लास्ट ओवर में भी एक छक्का लगाया था, और एक पूरे सुपर चीज ओवर में सारी गेंद उन्होंने खेली। एक चीज नजर आई उस एक बल्लेबाज में, एरन जोन्स में, अगर आपने देखा हो, अगर एनालाइज किया हो, मतलब कि बड़ी ही टाइट सिचुएशन में वो बैटिंग कर रहे थे, बट अगर आप देखोगे बड़े ही कामली उन्होंने खेला। कहीं लगा है कि उनके पास कोई प्रेशर है, कोई बड़ी ही लास्ट ओवर में अगर देखो हारिस राउफ ने बहुत अच्छे ही होकर भी डाले कुछ, तो इजीली उन्होंने शुरू डिग के आउट किए, तीन बट गेंदों ऐसा में नहीं सिर्फ कि 3 रन दिए थे उन्होंने। जी बिल्कुल लगा ही नहीं कहीं कि उनको कोई प्रेशर है, कोई जल्दबाजी में लग रहे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनका सेल्फ बिलीव इतना अच्छा था कि उन्हें भरोसा था कि जहां बॉल मेरे रडार में आई है मैं उसे पार कर दूंगा, और वो उन्होंने एक बॉल फुल टॉस आई, उन्हें लो फुल टॉस उन्होंने किया, और कह सकते हो कि वहीं से ही मैच कह सकते हो कि आ गया था। अदरवाइज तो पहली 3 बॉल जो किसने डाली, हाँ पहली पहली 3 बॉल जो हारिस रऊफ हारिस ने, रऊफ, हाँ पहली 3 बॉल जो हारिस रऊफ ने डाली, लग रहा था कि हारिस रऊफ इस मैच को जीतने नहीं देंगे यूएस को। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं उनके जोन्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उनका करियर स्ट्राइक रेट 120 के नीचे है, लेकिन देखिए पिछले मैच में भी उन्होंने 10 छक्के लगाए, और कल भी सुपर ओवर में भी उनको भेजा गया, जिस हम्म। बल्लेबाज का करियर स्ट्राइक रेट 120 के नीचे हो। जी बिल्कुल, अगर हम यही बात करें उनके एरन जोन्स के साथ जो बैटिंग कर रहे थे एनआर कुमार, जिन्होंने कह सकते हो कि एक यूएस के लिए एक जीत की नींव भी रखी, जहां लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए थे, और उन्होंने एक अच्छा एक चौका लगाया, और कह सकते हो मैच को सुपर ओवर में लेके चले गए। देखिए बिल्कुल तो बहुत ही देखिए, और ऐसे मोमेंट पे उन्होंने सीधे बल्ले से शॉट खेलना प्रेफर किया। ऐसा नहीं है कि वो क्रीज का फायदा उठाने के लिए इधर उधर जाएं या फिर अपने लिए रूम बनाएं। बहुत अच्छी गेंद भी थी, और यही वो बिल्कुल यही जैसा एक कहते हैं बात जड़ में अच्छी गेंद लगी, थी। यही बात एक अच्छी लगी कि किसी भी बल्लेबाज ने इतने प्रेशर में कोई रैश शॉट खेल के आउट नहीं हुए, या कोई ऐसा उन्होंने नया शॉट भी ट्राई नहीं किया कि वो स्कूप करें बॉल को, या ऐसा करने के लिए भी देखा। बड़े ही काम, बहुत बड़ा ही कह सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इतना ऊपर था कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो T20 में एक पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। लग रहा था कि जैसे कि अपना कह सकते हैं ओमान, या कह सकते हैं यूएई के साथ वो मैच खेल रहे हो। कोई और कहीं ना प्रेशर कहीं उनके देखिए ऊपर था ही पिछले नहीं। मैच में 194 रन, वो 194 97 रन चेज करके आ रहे थे वो, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस भी आपके दिमाग में रहता है कि अब तो आपको सिर्फ 159 160 रन बनाने हैं। जी आपने 194 बना लिए हैं, तो जी आप ये रन बिल्कुल। तो आराम से चेज कर देंगे। जी बिल्कुल, लास्ट मैच कनाडा के खिलाफ था, बट ये पाकिस्तान है जिसे इस T20 वर्ल्ड कप का एक कह सकते हो कि एक जाइंट किलर माना जा रहा था, कि इन्हें हराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। बैटिंग में थोड़े से हैं कंसर्न, और जो हमें कल दिखे भी, बट बॉलिंग को कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ये कुछ भी डिफेंड करके पाकिस्तान को दे सकते हैं, बट उनके सामने बड़ी आसानी से मैच को निकाल लेना, ये काबिल तारीफ है, जिसके लिए यूएस को हमें अप्रिशिएट करना जितनी पड़ेगा। तारीफ की जाए उतनी उतनी कम है इस समय पे जी अमेरिकन टीम की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की एक ख्वाहिश थी कि यूएस को और कहीं नहीं हरा सकते, कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो यूएस को हरा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान यहाँ भी उनसे हार गया है। देखिए यहाँ भी यूएससी सुपर पावर साबित हुआ, पहले मैच में भी और जो दूसरा मैच 1-1 ओवर का हो उसमें भी।
और देखिए यहाँ पर जी जब सुपर ओवर की बात कर रहे हैं तो देखिए 7 रन पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास दिए, 3 वाइड्स, और उनपे देखिए मोहम्मद रिजवान फुल्ली फिट होके भी जब गेंद उनके पास जा रहा था तो वो बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पा रहे थे, और उनके थ्रो विकेट्स के आसपास भी नहीं जा रहे थे, बहुत दूर दूर उनकी थ्रो जा रही थी। मेरे ख्याल से ये तो स्कूल क्रिकेट में भी सिखाया जाता है, क्लब क्रिकेट में सिखाया जाता है कि भाई आपको थ्रो कैसे करना है, या फिर आपको ऐसे क्रंच गेम में आप एक ग्लव्स भी निकाल सकते हो जब आपको दिख रहा है कि अगर गेंद मिस कर रही है तो खिलाड़ी बाय का रन भी चुराना चाहते हैं। तो देखिए बिल्कुल बेकार विकेट कीपिंग का मुजाहरा उन्होंने भी सुपर ओवर में किया, और देखिए एक एक गेंद पे तो इनफैक्ट 2 एक्स्ट्रा रन उन्होंने भाग लिए, जबकि उन्होंने रैश थ्रो कर दिया, और फिर उधर से भी सामने से भी फील्डर ने रैश थ्रो कर दिया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार फील्डिंग भी सुपर ओवर में पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि सुपर ओवर भी वो बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर लास्ट ओवर में आप देखें, एरिन जोन्स का भी कैच शाहिन अफरीदी ने छोड़ा था, हम्म। और जिसे कह भी सकते हैं कि वहीं से ही मैच, वही एक खिलाड़ी वहां से निकले जिन्होंने मैच को भी निकाला। तो काफी गलतियां पाकिस्तान ने फील्डिंग में भी, बैटिंग में, बॉलिंग, कहीं कह सकते हैं कि पूरा ही डाउन एंड आउट वो यूएस के सामने लगे, कि कहीं लगा नहीं कि ये मैच जीत सकते हैं। बॉलिंग में कुछ एंड में आकर उन्होंने जान भी दिखाई, बट अनफॉर्चुनेटली यूएस ने बड़े, कह सकते हैं, आसानी के साथ में मैच जीत लिया। देखिए, और कहीं न कहीं सवालिया निशान इस बात पे भी उठ रहे हैं कि भई आपको क्या मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर कराना चाहिए था, या आपके पास शाहीन शाह अफरीदी थे, या आपके पास नसीम शाह थे। तो देखिए मैं जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के रिव्यूज़ भी सुने जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स थे। लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों के से एग्री नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद वो बोलते हैं कि भई अच्छा आ जाता तो वो बोलते बहुत अच्छा डिसीजन था, अब नहीं आया फ़ेवर में तो बोलेंगे कि नहीं, नहीं इसको क्यों दे दिया। लेकिन देखिए, अगर आप एट द मोमेंट की बात करें जब वो डिसीजन लिया गया था, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके आ रहे थे। देखिए उन्होंने जब अपना 15वां ओवर डाला था तो सिर्फ़ 4 रन उन्होंने दिए थे, और वहीं अपने 19वें ओवर में, जबकि यूएसए को 2 ओवर में 21 रन बनाने थे, तो उन्होंने सिर्फ़ 6 रन दिए थे। तो जो अपने आखिरी के 2 ओवर में सिर्फ़ 10 रन गेंदबाज दे के आ रहा है, और आखिरी ओवर में तो इनफैक्ट उन्होंने सारी की सारी गेंदें या तो लो फुल टॉस या तो यॉर्कर कराई थी। तो मेरे ख्याल से जो बल्लेबाज फुल फॉर्म में दिख रहा है आपको कि मैच के आखिर में आप उसी को गेंदबाजी उस समय पे थमाना थमाना चाहेंगे, ना कि उस जो कि उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था कि उन्होंने गेंद जो है मोहम्मद आमिर के हाथ में थमाई। लेकिन देखिए अब रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं आया, तो बिल्कुल लोग ये कहेंगे कि आपने मोहम्मद आमिर को क्यों खिला दी, उनकी तो एज ज़्यादा है, और वो तो 4 ओवर का 5 ओवर नहीं डाल सकते, थक गए होंगे उनके एज। तो देखिए आप कुछ भी फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो डिसीजन उस वक्त में फुली जस्टिफाइड था। जी बिल्कुल, उससे पहले भी अगर आप देखें, उन्होंने 19 ओवर जो किया था, एक बेहतरीन ओवर उन्होंने निकाल के दिया, जहां आई थिंक उस टाइम 21 रन जीत के लिए चाहिए थे। जी तो वहां बिल्कुल, उन्होंने और सिर्फ खाली 6 छह रन सात दिए रन उन्होंने। दिए, और उनकी यॉर्कर भी जी, बिल्कुल निशाने पर डल रही थी। सटीक तो गिर रही थी देखिए बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो मेरे को लगता है कि उनका जो सुपर ओवर का डिसीजन था वो बिल्कुल ऑन पॉइंट था, बट कह सकते हो कि वो एक अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जी, 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 बिल्कुल मैं आपकी बात से टोटली यहाँ पर एग्री करूँगा। और देखिए क्योंकि हम इंटरेस्टिंग बातों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए हम्म। बाबर आज़म वैसे टी20 वर्ल्ड कप में, टी20 क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं। विराट कोहली से भी आगे कल वो निकल गए हैं, और रोहित शर्मा से भी आगे। लेकिन उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक आंकड़ा है कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप्स में 14 इनिंग्स में सिर्फ 166 रन बनाए हैं, और सबसे अहम बात है कि उनका स्ट्राइक रेट 86.9 रहा है। देखिए रन अ बॉल भी वो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं बना रहे हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल ज़रूर उनकी क्वेश्चन करना चाहूँगा, उनकी क्लास को भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, उनके रेंज ऑफ शॉट्स को भी क्वेश्चन करना चाहूँगा। हमेशा तो पाकिस्तान की विकेट्स इतनी जल्दी नहीं गिरती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रिकॉर्ड हमें दर्शा रहा है कि पावर प्लेस के अंदर सिर्फ 86-87 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, तो कहीं भी ये जस्टिफाइड नहीं करता, आपके सबसे ज़्यादा रन भी ये जस्टिफाइड नहीं करता।
इनिंग्स वो होती है जो टीम के काम आए, इनिंग्स वो नहीं होती जिसमें आप 50 से बना लें या 40 रन बना लें रन बॉल खेलते हुए। जी बिल्कुल, ये अगर उनका T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है तो ऑब्वियसली एक सवालिया निशान है उनकी बैटिंग पे भी और कहीं ना कहीं कैप्टनसी पे भी है। जिस जी तरह का बिल्कुल। के और डिसीजन देखिए कहीं उन्होंने। ना कहीं ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान के हारने में। जब आपका टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज रन बॉल भी आपको पावर प्ले में नहीं बना के दे रहा है, तो आप बाकी बल्लेबाजों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल बात है, अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जनरली वो ओपनिंग ही करते हैं और ओपनिंग भी करेंगे, अगर वो ही कुछ करके नहीं दे रही है तो आप फिर चाहते हैं कि आपके जो नीचे के बल्लेबाज हैं वो आपको करके दें। वो भी एक बात ये भी है, पाकिस्तान में जो उनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो भी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप यही बात करें लोअर लोअर ऑर्डर की बात करें, जैसे कि आजम खां को मौका देने, वो बिल्कुल कहीं लग ही नहीं रहा कि वो खेल सकते हैं, या वो लगता है कि वो T20 क्या, या वो नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल मैचेस में कहीं परफॉर्म करके दे, क्योंकि आप उनकी कभी भी बैटिंग देखो किस तरीके से वो आउट हो रहे हैं। स्पिनर को वो नहीं बिल्कुल खेल पा सीधी, रहे हैं, बिल्कुल फास्ट कल की बॉलिंग को गेंद तो वो। बिल्कुल सीधी, टप्पा खा के टर्न इधर उधर भी नहीं, बिल्कुल सीधी गेंद पे प्लम्ब आउट हुआ है वो। जी बिल्कुल, अगर देखें उसके बाद वो फिर रिव्यू लेते हैं, वो रिव्यू भी बिल्कुल आप उसे कहते हैं गवा देते हैं। फिर उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो उस पर वो कंफर्टेबल कहीं भी कहीं नजर नहीं आए। आपने उनकी कीपिंग भी देखी होगी इंग्लैंड के खिलाफ, तो फील्डिंग पता में आप नहीं एक्सपेक्ट ही कि नहीं कर सकते। कह सकते हो कि इनके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर बैकअप भी नहीं है, लोअर ऑर्डर में किसे खिलाएंगे वो भी। इन्होंने इस पोजीशन के लिए काफी बैट्समैन को, या इस पोजीशन पे पहले भी इन्होंने काफी खिलाड़ी हैं जिन्हें ट्राई किया है, बट कह सकते हो कि कोई ऐसा अभी तक खिलाड़ी ने मिला नहीं जो इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो। अगर हम बात करें इफ्तिकार अहमद की भी, वो एक खिलाड़ी नजर आते हैं कि जो बॉल बॉल को हिट करे, पर वो भी 15-20 रन से ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल निशान है लोअर ऑर्डर का। अगर यहीं पे आगे शाहीन अफरीदी को बल्ले से भी रन बनाने पड़ रहे हैं, प्लस बॉलिंग से भी वो करके दे रहे हैं, तो क्या ऊपर की टीम कर क्या रही है, उनके बल्लेबाज फिर क्या ही कर रहे हैं, ये एक सवाल निशान है, कप्तान के लिए सोचने की बात रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए मेरे ख्याल से अगर कल इमाद वसीम फिट हो जाते हैं अपने अगले मैच के लिए जो कि इंडिया के अगेंस्ट होने वाला है, तो सीधे-सीधे शायद बाबर आज़म चाहेंगे कि इमाद वसीम और आज़म खान को स्वैप कर दें वो, क्योंकि इमाद वसीम अच्छी गेंदबाज़ी भी करते हैं और बल्लेबाज़ी भी लोअर ऑर्डर में आके ठीक-ठाक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल इफ्तिकार एक एक स्लॉट ऊपर चले जाएँगे और शायद आपके थोड़ा-सा नीचे ये इमाद वसीम आके बल्लेबाज़ी करें। जी बिल्कुल, इमाद वसीम का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है कि वो पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हैं, एक और दो ओवर बहुत अच्छी अच्छे निकाल फॉर्म के में देते भी हैं। हैं, आप बल्ले से भी देखें तो रन आ रहे हैं उनके बल्ले से अभी। जी जी बिल्कुल, उनकी इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज में देखें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो मे भी जी, हो जी। सकता है कि वो अनफिट हो तभी वो टीम से बाहर हो, और अगर ये कप्तान की चॉइस है कि उन्हें बाहर बैठाया है उन्हें, तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि वो एक तो आपके प्रॉपर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, और जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यहीं अगर आप जी, बात जी। करते हो शादाब खान की, शादाब खान तो मैं बैटिंग में कल उन्होंने रन करके दिए, बट जहां पाकिस्तान उनसे चाहता है कि वो करके दे, उनका एक मेन रोल है टीम में, वो बॉलिंग है। विकेट लेके देना है बीच में। मिडिल ओवर में पाकिस्तान को विकेट लेके देना है। और आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से कि वो बैट बॉलिंग में बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि ना तो उनकी गुगली डल रही है, ना वो विकेट ले पा रहे हैं। इवन की एक आपने वीडियो देखी होगी, वायरल बड़ी हो रही है उस पे, यूट्यूब पे भी, एक अभी आई थिंक यूएस की ही बात है, एक लड़की उनसे पूछ रही थी पाकिस्तानी हाँ, हाँ। कि आप इतने छक्के क्यों खाते हैं। तो देखिए ज़रूर उन्होंने कल रन बना के दिए, लेकिन अगर आप उनके टी20 के बल्लेबाजी एवरेज की बात करें तो सिर्फ 18.75 का उनका एवरेज है। तो कोई खास बल्लेबाजी भी वो आपको करके नहीं दे रहे हैं। आप गेंदबाजी में विकेट भी नहीं ले रहे हैं, आप बल्लेबाजी भी नहीं कल का मैच निकाल दें तो कुछ खास करके दे रहे हैं। आप फील्डिंग बहुत अच्छे फील्डर हैं वो, लेकिन सिर्फ फील्डिंग के वजह से आपकी टीम में जगह नहीं बननी चाहिए ना। कि उन्हें पाकिस्तान टीम एक बहुत ही लंबे समय से कैरी करते हुए आ रही है, इसी उम्मीद पे कि वो एक दिन चलेंगे और रन बना के देंगे, और उन्हें काफी मौके मिले भी हैं। अगर आप बात करें यहीं पे 50-50 ओवर की गेम की भी, उसमें भी उन्हें कैरी कर रही है, उसमें भी उनका कोई फॉर्म अभी तक ऐसा दिखा नहीं है, उनकी कोई परफॉर्मेंस दिखी नहीं कि वो डिजर्व करते हैं कि टीम में रहें। बट मे भी कह सकते हो कि कप्तान के एक फेवरेट हो सकते हैं, तो आई थिंक वो
T20 इस T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन भी हैं, तो इसलिए उन्हें खेल रहे हैं वो खाली, बट उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस पे वो डिजर्व नहीं करते कि वो इस टीम में हो। जी बिल्कुल, मुझे ये बात नहीं समझ में आती, कभी ना कभी ये ज़रूरी होता है कि किसी खिलाड़ी को आप कुछ सीरीज़ बाहर से दिखाएँ, तब उसको लगता है कि यार तेरा कॉम्पिटिशन है और अब तेरी जगह डिफ़ॉल्ट नहीं है टीम में, और वो फिर वो अच्छा परफ़ॉर्म करके देते हैं। सेम केस मैंने बहुत साल पहले रवींद्र जडेजा के साथ होते भी देखा है कि उनकी हुँ। बिल्कुल परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही थी। फिर जब उनको 2-3 सीरीज़ बाहर से दिखाई गई, 1-2 सीरीज़, तब जाके वो फिर से जब उन्होंने टीम में वापसी करी तो एक अलग ही खिलाड़ी वो निकले, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने वापसी की टीम में। लेकिन देखिए ऐसा फेज़ ज़रूर आता है खिलाड़ी के करियर में, लेकिन फिर टीम को, मैनेजमेंट को, कोच को भी समझना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है या फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो एक टाइम के बाद आपको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि अब आप इस खिलाड़ी को खिलाएँ या नहीं खिलाएँ। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान टीम में ड्रॉबैक है ये है कि अपनी टीम में सिलेक्शन को सिक्योरिटी, अपनी टीम को ही कह सकते हो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा उनका जो एक प्रॉब्लम है वो है टीम में अपनी पोजीशन को सिक्योर करना। अगर शादाब खान को भी लगता है ऐसा कि अगर वो कहीं ब्रेक पे चले गए तो वो अपनी जगह ना खो दें, और ऐसा बहुत जी, खिलाड़ियों के बिल्कुल। साथ हुआ है। तो इसलिए परफॉर्मेंस का पाकिस्तान भी को डर है कि अगर किसी ने आके थोड़ी-सी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो। जी, इसलिए उन्हें डर है कि अगर कहीं वो बाहर गए तो उनका कोई स्पॉट ना ले ले और फिर वो कभी वापसी ना कर पाए। इसलिए ही आपने देखा होगा कि कभी भी कोई पाकिस्तान में आप रेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो नामीबिया से खेल लें, ज़िम्बाब्वे से खेल लें, ओमान से, युगांडा से, वो सबसे खेलते फिर हैं उनके क्योंकि उन्हें नाम पता पड़ है कि जाते हैं। ज़िम्बाबर कहने लगती है उन्हें फैन्स। तो यही है कि बिल्कुल। एक है कि उनकी अगर आप बेंच पे भी देखें, आप अगर शादाब खान का बैकअप उनके पास कौन है? वो कह सकते हो कि अबरार है, बट अबरार एक प्रॉपर बॉलर है। वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। वो खाली हाँ, आपको एक इमाद प्रॉपर वसीम को बॉलर। मैं उनका अच्छा अल्टरनेट समझता हूँ। इमाद वसीम है इनके पास में भी, बट इमाद वसीम भी वो है जिन्हें आपने वापस बुलाया है। बुलाया, उन रिटायरमेंट से वापस उनको बुलाया जी, गया है। लेकिन देखिए मैं जी। उनके आंकड़े देख रहा था और उनकी टी20 में इकोनॉमी 6.3 की है। जी, बिल्कुल नहीं। इमाद वसीम को अगर देखें तो T20 के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं पहले से ही, बट कह सकते हो कि इनके साथ भी पाकिस्तान में ज्यादती हुई, इसलिए इन्होंने अपना रिटायरमेंट दी। और वहीं फिर कह सकते हो कि इनकी पाकिस्तान में चलता रहता है कि हर 6 महीने, साल भर बाद वो चेयरमैन उनके चेंज होते रहते हैं। फिर अगर आप देखें बाबर आजम को इससे पहले हटा दिया, फिर नए चेयरमैन आए तो वो फिर बाबर आजम को ले आए। इसके साथ में शाहिनशाह आमिर अफरीदी को अब कप्तान बना दिया, फिर बाबर को कप्तान बना दिया, शाहिनशाह अफरीदी हाँ, को वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया है। हाँ, अब उनसे पूछा जो पहले उनके चीफ सेलेक्टर से पूछा कि आपने जो पहले बाबर को हटाया था, आपने ये क्या क्या हटाया कि उनकी एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस नहीं है, आपने फिर बाबर को बना दिया, तो किस लिए? तो वो बड़े कहते हैं इस तरीके कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को देखें, वो एक हमारे बॉलर हैं, हम एक वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उन पे कोई प्रेशर ना हो। तो मतलब कि डिसीजन ऐसे हैं कि आप तो समझ नहीं पहले सकते। आपने फिर उनको क्यों बना दिया था? सवाल तो ये उठता है, फिर आपके बाद में दिमाग में क्यों ये बात आई कि इनका वर्कलोड हाँ, मैनेज करना है? हाँ, अगर आप देखें कि वर्ल्ड कप में जाते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस आपका कैप्टन हो। अच्छा, तो इससे तो अच्छा है शाहिद अफरीदी को वापस बुला लेते हैं, उनसे अच्छा बिल्कुल एक्सपीरियंस सही है बात है, वो भी उनको। रिटायरमेंट तो वापस ले ही लेते हैं। और देखिए कल कल की अगर आप कप्तानी, क्योंकि हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। तो सबसे पहला डिसीजन तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, तो कहीं न कहीं शादाब खान को उन्होंने 16th ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया। देखिए वो आपकी बॉलिंग के कमज़ोर कड़ी हैं, और जब आप आखिरी के 5 ओवर में जा चुके हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ से मैच बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो पहले आपको एक अग्रेसिव कैप्टन होना चाहिए, पहले आपको अटैक करके खेलना चाहिए। शुरू के 4 ओवर आप अपने 4 जो आपके गन बॉलर्स हैं, चारों पेसर्स, उनसे कराने चाहिए थे, और लास्ट ओवर आपको शादाब खान के लिए बचाना चाहिए था। लास्ट ओवर में आप उनको 20-22 रन दे रहे, तो शादाब खान उस लायक तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं है कि 20-22-25 रन बचा लें। देखिए आपने उनको 16वां ओवर करा दिया, हम्म, 11 रन उन्होंने निकाल लिए, तो कहीं न कहीं प्रेशर ऑफ हो गया, एक छक्का लगा दिया जोन्स ने। उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे। जोन्स उससे पहले स्ट्रगल हम्म, कर रहे थे, लेकिन उसी ओवर में एक छक्का भी लगा, एक चौका भी लगाया, तो कहीं न कहीं
उन पे भी कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो मैं बहुत ही खराब डिसीजन इसको समझता हूँ कि आपने अपने जो एक कमज़ोर कड़ी है गेंदबाजी की उसको 16वां ओवर दिया। मेरे हिसाब से कोई भी कैप्टन होता तो उनको 20वां ओवर देना पसंद करता, ताकि आप उनको मैक्सिमम रन दे सको डिफेंड करने के लिए। और अब जब एक लिमिट से 20 रन से ज़्यादा अगर उनको मिल जाते, जैसे अभी 15 रन हारिस रऊफ के लिए बचे थे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्पिनर को 16 ओवर ना करा के आप आखिरी में कराते, तो कहीं ना कहीं उनके पास 18 20 22 रन का कुशन होता है, और वो एक कुशन बहुत अच्छा कुशन होता है। आपको सिर्फ 2-3 अच्छी गेंदें निकालनी होती हैं और आप मैच जीत जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं था। दूसरा, जब आप बिल्कुल सुपर ओवर में आते हो, जी 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 प्लीज। जी, बिल्कुल आप कह सकते हो कि डिसीजन रहता है, बट ये भी बात है कि बाबर आजम को भी जहां थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो उन्हें नहीं पता कि फिर उन्हें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। ऐसा पास्ट में भी देखा गया है। और यही बात करें अगर हम अपने शादाब खान की भी, कि उन्हें दे सकते थे, है क्या बात सबसे बड़ा है कि कॉन्फिडेंस। बाबर आजम को शादाब खान पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उनके लिए 20 रन भी डिफेंड करके देंगे लास्ट में। एक सबसे बड़ा है, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था उन्हें निकाल के देने का और पहले। देखिए, एक बार ऐसा हो भी चुका है, आपको याद है जब पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो मोहम्मद नवाज का उन्होंने ओवर जो था अपने गन ओवर से पहले निकलकर 20वां ओवर दे दिया था। मेरे ख्याल से 16-17 रन डिफेंड करने थे जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो पब्लिक का प्रेशर इतना है पाकिस्तान में, एक्सपर्ट्स जो इतनी अपनी राय देते हैं हर वक्त टीवी पे, ये वो अपने चैनल्स बना के। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पब्लिक प्रेशर भी इतना है कि अगर वो एज अ कैप्टन चाहे भी कि नहीं, मैं अपने गन बॉलर्स को पहले इस्तेमाल कर लूँ और अपने जो कमज़ोर कड़ी है उसको बाद में गेंदबाजी दे दूँ, तो मुझे लगता है आउटसाइड प्रेशर इतना है कि वो अलाउ नहीं करता कि आप जो है उनको बाद में दे दें, वरना फिर वही उस तरह की बातें वो लोग करने लग जाते हैं कि भाई आपके सबसे बेकार खिलाड़ी को आप 20वां ओवर करा रहे हो, पता नहीं आप ये करोगे वो करोगे। तो मेरे ख्याल से आउटसाइड प्रेशर भी बहुत है। जी बिल्कुल, वहाँ पाकिस्तान में सब एक्सपर्ट हैं, सबके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तो सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं, सब बताते रहते हैं क्या करना चाहिए। अब बाबर आजम के लिए भी हैं, वो कौन सा यूट्यूब चैनल देखें। उनके लिए भी एक सबसे बड़ा, अब वो कुछ भी करें, ऐसा है कि उनके साथ एक सिचुएशन है, आगे कुआ पीछे मेरे खाई, तो ही बता जाऊं मैं कहा। सही बात है, बिल्कुल। और दूसरा जो मैं डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन की बात कर रहा था, तो ज़रूर देखिए, मैच जब सुपर ओवर शुरू हुआ था, तो मैं आपसे, हमारी तब भी बात हुई थी, तो मैंने आपको बोला था कि है ना, वकार से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, गेंदबाज, 3 बल्लेबाज कौन से आएंगे, तो वो कह रहे थे कि भाई हमें नहीं पता कौन 3 बल्लेबाज आएंगे। जबकि हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, उनके क्रिकेट को हम जितना फॉलो करते हैं, हमें समझ में आ रहा था कि भाई शादाब अच्छी बल्लेबाजी करके आए, अच्छा स्ट्राइकर वो आएगा, फखर जमान उनके प्राइम हम्म। बल्लेबाज, और इफ्तिकार जो आपके फिनिशर हैं, यही तीनों का आना बनता है। लेकिन देखिए, वकार यूनिस भी आपको कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। तो एक थिंक टैंक पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसी पॉइंट पे अगर मैं पाकिस्तान ऐसे हो सकता था कि शाहिन अफरीदी को भेज देते, तो बिल्कुल बिल्कुल, उनका वो ये भी डिसीजन। बोल सकते थे आखिरी में छिक्के लगा के आए हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैं दूसरे टैक्टिकल डिसीजन की बात कर रहा था, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे थे, और देखिए जो दूसरे ऑप्शन हो सकते थे यूएसए की तरफ से गेंद डालने के लिए, अली खान वो भी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके सामने बॉल डालने के लिए आ रहा है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि फखर जमान स्ट्राइक लें। और देखिए, प्रमुख जी बल्लेबाज है वो स्ट्राइक लें, ना कि आप इफ्तिकार को स्ट्राइक दें, या फिर आप उसको पता है भी कोई आउट होएगा तो उसके बाद शादाब खान आएंगे वो स्ट्राइक लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा टेक्टिकल एरर था जो नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, काफी चीजें थी जहाँ पे कह सकते हो कि मैनेजमेंट और कैप्टनसी में ब्लंडर हुए कल, और उसका उन्हें भुगतान भी हुआ। और ये एक मैच कैन यूएसए से हार गए, दो दो मैच। जो कि, जी बिल्कुल। और कह सकते हो कि इनकी एक चलता आ रहा है कि इनका एक रिवाज है कि कुछ ना कुछ एक सरप्राइज देने का। पिछले वाले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गए थे, इस बार यूएसए से हार गए, तो मे भी हो सकता है कि कनाडा भी सरप्राइज कर दे। पता कुछ नहीं है अभी भी। देखिए, बिल्कुल ऐसा बट हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया को भी थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए यहाँ पर कि भाई कहीं ना कहीं चोट खा के पाकिस्तान आ रहा है, उनके लिए तो डू और डाई है, वरना तो पब्लिक उनका क्या हाल करने वाली है।
वो उनको खुद नहीं मालूम, तो मेरे ख्याल से वो पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं इंडिया को हरा के वो इंडिया को हराने का पूरा ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आयरलैंड के पास अच्छा चांस है पाकिस्तान को हराने का। जी, बिल्कुल। बबरो बबरो को हराने का। बब बबरो, क्योंकि अगर आप देखें पिछली आई थिंक सीरीज जो खेलने गए थे अभी T20 की, तो आई थिंक उसमें आयरलैंड ने पाकिस्तान को एक मैच में हरा दिया था। बिल्कुल, पहले ही मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। और देखिए अगर जी। यहाँ पे देखिए एक और भी बात है, जब इंडिया से, क्योंकि अगला हम्म, मैच है पाकिस्तान का, इंडिया अपना मैच जीत के आ रही है और पाकिस्तान हम्म, अपना मैच हार के आ रही है। जो हार के मैच आ रहा होता है उस पे एक एडिशनल प्रेशर होता है कि अगर तुम हार गए ये वाला मैच भी, अगला मैच भी, तो फिर आपके हाथों में आपकी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। फिर आप उम्मीद करेंगे कि यूएस से, आयरलैंड से हार जाए, ये उससे जीत जाए, वो ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, इंडिया सारे मैच जीत जाए, तो आपके हाथ से चला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया के खिलाफ वो उतना खुल के एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी एक या दो विकेट बीच में गिर गए तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार अभी हम्म, हमारा जोड़े में विकेट गिर गया है, हमारे दो विकेट एक साथ हो गए, तो शायद कहीं ना कहीं एक एडिशनल प्रेशर के साथ पाकिस्तान जाएगा। हम्म। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही करी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल जी। तो हम तो जल्द मिल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी बिल्कुल, तब तक के लिए बियॉन्ड द थैंक यू बॉल। सो मच। बी ऑन द